नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च 2026 से गैरसैंण से शुरू होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जो कि 13 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 मार्च को अगले साल यानी कि 2026-27 का बजट पेश करेंगे। सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा, जिसमें सरकार की योजनाओं और नीतियों के बारे में बताया जाएगा। यह सत्र सरकार के खर्च और विकास के कामों को तय करने का महत्वपूर्ण मौका है। वहीं सत्र में अध्यादेशों और अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। अध्यादेशों पर चर्चा से नए कानून या बदलाव तय हो सकते हैं। वहीं अनुदान मांगों पर चर्चा में अलग अलग विभागों को पैसे देने की मंजूरी दी जाती है। इस बार सत्र गैरसैंण विधानसभा परिसर में होगा, ताकि राज्य के लोग सीधे विधानसभा के कामकाज को देख और समझ सकेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 मार्च को अगले साल यानी कि 2026-27 का बजट पेश करेंगे। बता दें, ये सरकार के खर्च और विकास के कामों को तय करने का महत्वपूर्ण मौका है। अध्यादेशों और अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। अध्यादेशों पर चर्चा से नए कानून या में बदलाव तय हो सकते हैं। अनुदान मांगों पर चर्चा में अलग अलग विभागों को पैसे देने की मंजूरी दी जा सकती है। बता दें, इस बार सत्र गैरसैंण विधानसभा परिसर में होगा, ताकि राज्य के लोग सीधे विधानसभा के कामकाज को देख और समझ सकेंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक खास खबर के साथ। बता दें, आगामी 7 मार्च को धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर हरिद्वार में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। बता दें, इस कार्यक्रम को लेकर आज उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने हरिद्वार के बैरागी कैंप का दौरा किया। दौरे से पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने गढ़वाल मंडल के अफसरों, पुलिस अधिकारियों और मेला प्रशासन के साथ कार्यक्रम की पूरी योजना पर चर्चा की। इधर निरीक्षण के बाद आनंद वर्धन ने बताया कि मार्च से पहले हफ्ते में सरकार के 4 साल पूरे होने पर यह खास कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह के आने की भी संभावना है। इसी को देखते हुए सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आगामी 7 मार्च को धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते आज मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने हरिद्वार के बैरागी कैंप का दौरा किया। दौरे से पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और साथ ही सभी तैयारियों की जानकारी ली। प्रथम सप्ताह में तो उसी की तैयारी के लिए और साइट इंस्पेक्शन के लिए सभी अधिकारियों के साथ और जो इवेंट मैनेजर थे उनके साथ बैठक की गई और यहाँ पे भ्रमण किया गया। तो उसी की तैयारी के लिए आज हमारे द्वारा आए। बैरागी कैंप में होने वाला है, अभी बैरागी कैंप भी प्रस्तावित किया जा रहा है। होने का है संभावना मार्च के प्रथम सप्ताह में। आज निरीक्षण भी किया गया सर। हाँ, नहीं, किस तरह से क्या तैयारी करनी है, किस तरह से होना है, वो उसकी तैयारी के लिए सारे निरीक्षण किया गया, स्थल निरीक्षण। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है देहरादून से, जहां आपको बजट के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च तक गैरसैंण में होगा। 11 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य का बजट पेश करेंगे। इस सत्र में विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी है। बता दें कि बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, सड़क, पानी और बिजली जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि बजट सत्र कम से कम 21 दिन का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोमवार का दिन भी सत्र में शामिल होना चाहिए, क्योंकि यह मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़ा दिन होता है। वहीं मुख्यमंत्री के पास करीब 40 विभाग है, जिसमें गृह और वित्त जैसे अहम विभाग भी शामिल है। हालांकि इस बार सत्र का पहला दिन सोमवार है, लेकिन उस दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी।
देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि बजट सत्र की न्यूनतम अवधि 21 दिन रखी जाए, 21 दिन का सत्र आहूत किया जाए और उसमें सोमवार का दिन भी सुनिश्चित हो, क्योंकि सामान्य बजट प्रस्तुत होना है। तो महामहिम राज्यपाल जी का भी भाषण भी होना है, सामान्य बजट पर चर्चा होती है, फिर विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होती है और जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो गंभीर विषय हैं, और वे उनको भी सदन में लाना चाहती है नियमों के अंतर्गत। और इसी वजह से हमने अनुरोध किया है, हमने अनुरोध किया, मांग की है, अनुरोध भी किया, मांग भी की है कि कम से कम 21 दिन विधानसभा का सत्र और संभवतः आखिरी सत्र भी होगा, 21 दिन का सत्र आहूत किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस मामले को लाएंगे। चीज है जिस तरह से देखते हैं कि चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है तीर्थ नगरी ऋषिकेश से, जहां महाशिवरात्रि के बाद आज भव्य शिव बारात निकाली गई। बता दें संवाददाता सागर के मुताबिक यह बारात चंद्रेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य रास्तों और बाजारों से होते हुए त्रिवेणी घाट तक पहुंची। ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा शहर गूंज उठा। जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर भगवान शिव की बारात का स्वागत किया। कई स्थानों पर स्वागत द्वार बनाए गए थे। भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य देवी देवताओं की सुंदर झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। इधर श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह फल, मिठाई और ठंडाई का प्रसाद भी बांटा गया। साथ ही बड़ी संख्या में भक्त नाचते गाते बारात में शामिल हुए। अगली खबर देहरादून से है, जहां गढ़वाल मंडल विकास निगम के निदेशक प्रतीक जैन ने हेली टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें प्रतीक जैन ने कहा कि IRCTC के माध्यम से हेली टिकट बुकिंग पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि अब श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर पा रहे हैं। इससे लंबी लाइनों और बिचौलियों की समस्या काफी कम हुई है। इधर ऑनलाइन सिस्टम से टिकट का बंटवारा साफ और व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा कि चार धाम और दूसरे धार्मिक स्थलों की यात्रा को आसान बनाने के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई है। पहले 3-4 साल पहले जो हेली सेवा की टिकटिंग है वो GMVN के माध्यम से होती थी, लेकिन उसके बाद यूकाडा से ही निर्णय लिया गया और बेहतर फैसिलिटीज के लिए भी IRCTC को कंप्लीटली टिकटिंग की सर्विसेज दे दी, जो मुझे भी लगता है कि एक बेटर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि IRCTC अक्रॉस द कंट्री सभी लोग IRCTC का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ट्रेन टिकट्स बुक करने के लिए भी, फ्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए भी। तो क्योंकि सभी लोग ऑलरेडी IRCTC पे ऑनबोर्डेड हैं, तो मैंने स्वयं भी देखा है कि IRCTC के माध्यम से हेली टिकट बुक करना भी सब लोगों के लिए थोड़ा आसान रहता है। तो अभी भी इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा और यूकाडा जिस तरह से IRCTC के माध्यम से हेली टिकट बुक करवाते हैं, मुझे लगता है वैसे ही करना अभी भी सही रहेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां सरकार ने चारधाम यात्रा 2026 को सुरक्षित और आसान बनाने की तैयारियां तेज कर दी है। बता दें यात्रा राज्य के धर्म और पैसे दोनों के हिसाब से बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा को और अच्छा और यादगार बनाने का लक्ष्य है।
पिछले सालों के अनुभवों को देखकर बदलाव किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। इधर मुख्यमंत्री ने बताया कि सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। सभी विभागों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। रास्ते, स्वास्थ्य, यातायात और आपदा पर ध्यान रखा जा रहा है। सरकार स्थानीय लोगों और अन्य जानकारों से सुझाव लेकर व्यवस्था सुधार रही है। इधर चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुना नेत्री मंदिर शामिल हैं, जहां हर साल लाखों लोग जाते हैं। चारधाम यात्रा हमारे लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है और लाइफ लाइन है, और उसके निमित्त सारी तैयारियां हम जैसे ही 2025 की चारधाम यात्रा संपन्न हुई थी, उसके बाद हमने यात्राओं की अगली यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। अब सभी कपाट खुलने की तिथियां भी आ गई हैं और लगातार बैठकें चल रही हैं। हमारा हर तरह से प्रयास है कि पिछले सालों के अनुभव लेकर 2026 की यात्रा और अच्छी हो, सुखद हो, ऐतिहासिक हो, और सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता कि सबके लिए सुरक्षित हो, और सारे स्टेक होल्डरों के साथ बात करके, जो हितधारकों के साथ बात करके उस पर काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। जो यात्रा की व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं जहाँ जहाँ जिस प्रकार से करनी, सभी विभाग मिलकर। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर आ रही है उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से, जहां रुद्रपुर पुलिस कार्यालय में नई तैनाती के बाद एसएसपी अजय गणपति ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पुलिस की पहली जिम्मेदारी अपराध रोकना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जनता का भरोसा जीतना। हर शिकायत को ध्यान से सुना जाएगा और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इधर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज होगी और तेजी से जांच होगी। नशे के खिलाफ भी उन्होंने साफ रुख रखा। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। सिर्फ छोटे लोगों पर नहीं, बल्कि पूरे गिरोह पर कार्रवाई होगी। उस अमाउंट्स को फ्रीज किया। साइबर क्राइम का प्रचलन और साइबर फ्रॉड्स का प्रचलन अभी हर स्टेट में और हर जनपद में एक बढ़ता ट्रेंड दिखाई दे रहा है। उसमें भी हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि उसका जल्द से जल्द उस अमाउंट्स को फ्रीज किया जाए, जो भी विक्टिम्स उनको लौटाया जाए, जहां पर उचित हो वहां पर मुकदमे दर्ज कराया जाए, और ऐसे कोई गैंग जो साइबर फ्रॉडस्टर्स के गैंग है जो ऑपरेट कर रहे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा काफी सारे पत्रकार बंधुओं तथा लोगों द्वारा ट्रैफिक के समस्या के बारे में बताया गया, तो ट्रैफिक के समस्या के ऊपर भी हम लोग कुछ प्रोडक्टिव सोल्यूशन निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। अगले 1 महीने में मेरे द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्र और थाना चौकियों का भ्रमण मैं करूंगा और उसमें सीएलजी मीटिंग्स करने का प्लान करूंगा। उसमें जो भी लोग अपनी शिकायतें या अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उनका डिस्पोजल हो और त्वरित उसके ऊपर कार्रवाई हो, तथा जो समस्या से हमारा आकलन रहेगा कि किस जगह पे किस तरीके का पुलिसिंग में और सुधार होने की आवश्यकता है, तो हम लोग करेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि फास्ट पेस पुलिसिंग करें, जो पुलिसिंग का हमारा स्पीड है उसको, रिस्पॉन्स टाइम को और बेहतर करे, और लोगों को एक जनरल जो परसेप्शन होता है। अब खबर देहरादून से है, जहां एसएसपी देहरादून के निर्देश पर थाना बसंत विहार पुलिस ने गुमशुदा युवक दिगंबर धीमान हत्याकांड का खुलासा किया है। बता दें, पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 11 फरवरी 2026 को संतराम धीमान ने अपने 28 वर्षीय पुत्र दिगंबर की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वहीं दिगंबर 9 फरवरी को कोर्ट में पेशी के बाद घर नहीं लौटा था। जांच के दौरान पता चला कि कुछ साथी भी उसी रात से लापता थे। मोबाइल, सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने टैक्सी चालक राजनंदन को हिरासत में लिया है। इधर पूछताछ में चालक ने बताया कि शराब के नशे में विवाद के दौरान बेसबॉल बैट से सिर पर चोट लगने से दिगंबर की मौत हुई। दिनांक 11 फरवरी की साय को श्री संतराम धीमान जी, जो कि थाना बसना क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके द्वारा अपने बेटे दिगंबर धीमान की
गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 9 फरवरी को उनका बेटा कोर्ट में किसी काम से गया हुआ था और वो वापस नहीं आया। इनकी गुमशुदगी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा छानबीन की गई, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और जिनके साथ इनका उठना बैठना था उनसे भी जानकारी की गई। जानकारी करने में आया कि इनके 2-3 दोस्त जो हमेशा इनके साथ रहते थे और इनके साथ ये नशा वगैरह भी करते थे, तो उनके संबंध में जानकारी की गई और उनका भी घटना वाले दिन से घर पर नहीं होना पाया गया। और जब पुलिस के द्वारा और गहनता से, संवेदनशीलता से इसमें जानकारी की गई तो पता चला कि 9 तारीख की साय को इन 2-3 लड़कों का किसी टैक्सी में बाहर जाना ज्ञात हुआ है। जब उस संबंध में जानकारी की गई, टैक्सी चालक का पता किया गया तो टैक्सी चालक को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर उससे जानकारी की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो 2-3 उनके दोस्त थे उनमें से एक के द्वारा इनको गड्ढा कॉलोनी बुलाया गया था शाम को और फिर एक बॉडी इनके द्वारा जो है 2-3 दोस्तों के साथ किसी अन्य जनपद में वहां पे डिस्पोज कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा और जब सख्ताई से इनसे जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि बॉडी को जो है थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार क्षेत्र में इनके द्वारा डिस्पोज किया गया था। इस पर पुलिस की टीम वहां रवाना हो गई और बॉडी को वहां से रिकवर कर लिया गया है। एफएसएल की यूनिट वहां पे भेज दी गई है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी जो 2 या 3 इनके जो अन्य दोषी घटना में शामिल थे, जल्दी ही पुलिस के द्वारा उनको भी अरेस्टिंग कर ली। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है देहरादून से, जहां पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान 2180 से ज्यादा लोगों का सत्यापन किया गया। बता दें कि अनियमितता पाए जाने पर 181 लोगों के चालान पर 19,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही 28 संदिग्ध व्यक्तियों के थाने बुलाकर पूछताछ की गई। इसके अलावा 55 लोगों के खिलाफ 81 पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई और 13,250 रुपए का जुर्माना वसूला गया। बता दें कि इस अभियान की भाजपा ने सराहना की है। देहरादून के पूर्व मेयर और विनोद चमोली ने कहा कि सरकार की एजेंसियां सक्रिय हैं। समय समय पर होता है, लेकिन उसको बहुत गहनता से किया जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई। और आपको ध्यान होगा, मैंने पिछली बार जब आप लोगों ने मुझसे बात की तो मैंने कहा था एक बड़ा अभियान इसका लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई कितने लोग अवांछित लोग हमारे क्षेत्रों में हैं और इसके लिए हमको जो स्टेट्स हैं जो हमसे जुड़ी हुई है उनका जो इंटेलिजेंस है, उनके जो उससे भी फीडबैक लेना पड़ेगा, उनके साथ भी सामंजस्य बिठा कर एक काम करना पड़ेगा। और उसी के तहत आज आप देख रहे हैं कितने लोग बाहर से निकल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई आज हो रहा है ना तो कर तो रहे ना, पहले नहीं होता था, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी आ गई उनको बहुत गहनता से करना पड़ रहा है, तो सरकार उसको आगे बढ़ रही है। अब खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां निरंजनपुर भक्तनपुर मार्ग पर गुलदार दिखने से इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि गन्ने के खेत में गुलदार घूमता हुआ नजर आया। खेतों में काम कर रहे किसान जैसे ही उसे देख पाए वे काम छोड़कर तुरंत वापस लौट गए। बता दें इसके बाद आसपास के गांव में डर का माहौल बन गया। गुलदार का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वे गन्ना के खेत में घूमता दिख रहा है। वीडियो के बाद ग्रामीणों ने सतर्कता और बढ़ा दी है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में तलाश अभियान शुरू किया। लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। वन विभाग ने किसानों से कहा कि वे अकेले खेत में ना जाएं और समूह में काम करें। इधर बच्चों पर खास नजर रखने को भी कहा गया है। वहीं गुलदार की मौजूदगी से किसान और स्कूली बच्चे दोनों डर से साए हुए हैं। वाला है ना।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के मोहब्बे वाले चौक से एक दुखद खबर सामने आई है। बता दें, बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक कार के ऊपर पलट गया। हादसे के तुरंत बाद ट्रक और कार में भीषण आग लग गई। आग थी कि दोनों वाहन पूरी तरह आग के लपेट में घिर गए। इधर सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस और स्थानीय लोग भी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थानीय स्थिति को संभाला। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत की कोई खबर नहीं आई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे का कारणों का पता लगाया जा रहा है। रुक करते अगली खबर की ओर। अगली खबर है अल्मोड़ा से, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अल्मोड़ा विकास भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्य की समीक्षा बैठक की। बता दें, बैठक में उन्होंने जनपद में चल रही राज्य और केंद्रीय योजनाओं की विभावर चर्चा की है। इसके साथ ही सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और अवस्थापन विभाग के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड लिया गया, जिसके अलावा मुख्यमंत्री घोषणाओं और कानून व्यवस्था पर अधिकारियों से जवाब भी मांगा गया। इधर कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की कोताही बरती नहीं जाएगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ इस दौरान कार्रवाई भी की जाएगी। ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट प्लान का, एक्सटर्नली एडेड का, इन सभी सेक्टर्स की समीक्षा यहाँ पे की गई और उसमें जो व्यय हो रहा है उसकी समीक्षा की गई, टाइमली हो रहा है या नहीं। पुराने प्रोजेक्ट्स जो अटके हैं किसी वजह से, सामंजस्य की कमी से, उनको देखा गया। पार्किंग के बहुत से प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं, उनकी समीक्षा की गई और डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ नवीन पहले की गई हैं, कुछ इनोवेटिव वर्क हुआ है, उनको भी देखा गया और मैंने पाया कि इसमें काफी अच्छे काम यहाँ पे हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से जो घोषणाएं हुई हैं उनकी समीक्षा की गई, कोई पेंडेंसी है तो उनको तेज करने के लिए कहा गया। साथ ही साथ ऐसे हमारे जो प्रोजेक्ट्स जो वन भूमि की वजह से अटके हुए हैं उसको भी तेज करने के लिए यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं। तो कुल मिला के एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू यहाँ पे किया गया। जो आप हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहे थे स्टेडियम की, ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है यहाँ के लिए। पर्याप्त जमीन भी है और यहाँ का जो एल्टीट्यूड है और यहाँ का जो क्लाइमेट है ये इसको सपोर्ट करेगा और मुझे लगता है इसमें बाहर से भी लोग बाद में आएंगे। तो इसमें यहाँ पे डीएम साहब काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं और स्पोर्ट्स को लेकर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड वन विकास निगम में 25 से 20 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। बता दें, कर्मचारी संघ ने अलग अलग प्रभागों और डिपो में करोड़ों की गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। संघ का कहना है कि राज्य गठन के समय 2 करोड़ 18 लाख रुपए के समायोजन में भी हेराफेरी हुई थी। आरोप है कि एक वरिष्ठ अधिकारी से 48 लाख की जगह केवल 1,09,000 रुपए की वसूले गए, वहीं जबकि एक छोटे कर्मचारी से पूरी रकम वसूली गई। बता दें कि अब संघ के प्रांतीय अध्यक्ष TS पिश ने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो कर्मचारी संघ आंदोलन करेगा। सर, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारे पास जो आधार है, क्योंकि हम लोग वन निगम के कार्मिक हैं और वन निगमों के अंदर में जो है पूरा जो है जो वन निगम के कर्मचारियों पे दबाव बना करके हेराफेरी करवाई जाती है, जो उनको जो है मजबूर किया जाता है भ्रष्टाचार करने के लिए। तो उसके लिए जो है हमने जो है ये उठाया और हमारे पास पूरे एविडेंस हैं सर, बिना एविडेंस के हम नहीं कह रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि पिछली बार आपने देखा जब हमने हरिद्वार का मामला उठाया था तो हरिद्वार के प्रभागीय अध्यक्ष ने, प्रभागीय प्रबंधक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस बढ़ते अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र से खबर सामने आ रही है, जहां किसानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर काशीपुर में गन्ना आयुक्त कार्यालय का पिछले दिनों घेराव किया। बता दें, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के किसानों के साथ जसपुर क्षेत्र के किसान और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी गैस सिलेंडर लेकर संयुक्त रूप से कार्यालय पहुंचे। किसानों ने गन्ना आयुक्त त्रिलोक सिंह को अपनी समस्याएं बताई। वहीं किसानों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम मांग पत्र भी सौंपा। इसमें 2011-12 के गन्ना भुगतान और कृषि यंत्रों पर 80% सब्सिडी देने की भी मांग की गई।
जो उत्तराखंड के चीनी मिल के गन्ना युक्त है पूरे उत्तराखंड के काशीपुर में, उस कार्यालय का घेराव किया गया था और हमारे जो किसानों के हरिद्वार के किसान थे उनकी समस्या थी, वो लक्सर चीनी मिल से कटकर वो सेंटर कुछ जो लिबरहेडी चीनी मिल को लगने थे, वो बार बार यानी कई माह से उन्हें टकाए जा रहे थे वहाँ अपर गन्ना आयुक्त जो वहाँ के हरिद्वार के हैं, और वो उन्हें ये कह रहे थे आज जोड़ देंगे कल जोड़ देंगे उन सेंटरों को, जबकि लक्सर चीनी मिल पर करोड़ों का बकाया पिछले सत्र का भी है। रुक करते अगली खबर की, और अगली खबर जसपुर विधानसभा से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बता दें इसी क्रम में काव्य बैंक दल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य प्रवक्ता के रूप में साध्वी प्राची शामिल हो रही है। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले साध्वी प्राची बीते दिनों भाजपा उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खड़क सिंह चौहान के निवास स्थान पर पहुंची, जहां हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इधर मीडिया से बातचीत के दौरान साध्वी प्राची ने सम्मेलन के उद्देश्य और हिंदू एकता को लेकर अपनी बात रखी। देखिए। बता दें कि संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कार्यक्रम में साध्वी प्राची शामिल हो रही है। बता दें कि स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर यह महासम्मेलन भव्य रूप में किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्य प्रवक्ता के रूप में साध्वी प्राची शामिल हो रही हैं। बता दें कि साध्वी प्राची कार्यक्रम से पहले भाजपा उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खड़क सिंह चौहान के निवास पर पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान इस कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी, साथ ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य और हिंदू एकता को लेकर अपनी बात रखी। दो 2014 से पहले का इतिहास उठाइए। जो लोग हिंदुस्तानियों को वीजा नहीं दे रहे थे ना, वो लोग कहने लगे थे मोदी जी के बैठते ही कि आजा जीजा ले जा वीजा खा जा पी जा। अब खबर कोटद्वार से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को सुबह ठीक 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यह शुभ समय वृष लग्न के में तय होगा। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कपाट खुलने की तारीख का ऐलान श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने किया है। उन्होंने देश और विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। अब यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। प्रशासन और मंदिर समिति श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम कर रही है। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचते हैं। अब एक बार फिर भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। यमुनोत्री, गंगोत्री, श्री बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी, इन कपाटों की जो प्रक्रिया है खुलने की वो प्रारंभ हो चुकी है और हमारे बसंत पंचमी के दिन श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि तय हुई, जिसमें 23 अप्रैल को प्रातः 6:15 पर जो है बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। और वहीं कल शिवरात्रि के दिन बाबा केदार के कपाटों की खुलने की भी घोषणा हो गई, जिसमें 22 तारीख को प्रातः 8 बजे जो है बाबा केदार के कपाट जो है देश और दुनिया के सभी आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूं कि सभी जो देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु जो पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं, उन सबको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और बाबा केदार का आशीर्वाद दीजिए। भगवान के दर्शनों के लिए यहाँ पर सभी लोग पधारे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।